उर्दू राब्ता कमेटी के ज़ेर एहतमाम MS होटल में हाजा कमेटी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रजा जमात उर्फ शाहिद रजवी की सदारत और हबीब मुर्शिद खान की नकाबत में उर्दू ज़ुबान के हवाले से अदालत उज़्मा के तारीख़ साज फैसले की मुनासबत से एक पुरबकार तहनीती तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिनके मेहमान खुसूसी डॉक्टर फारूक अली और मेहमान ज़ीबकार डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन डिप्टी मेयर भागलपुर ने शिरकत की, जिसमें शहर के मुख्तलिफ अहले कलम, दानिशवरान, इसातिज़ा, उर्दू के मुहब्बिन, समाजी कारकुनान ने शिरकत की और उर्दू ज़ुबान की अहमियत, इसकी तहफ़्फ़ुज़, इसके फैसले के असरात और मुस्तक़बिल के लाए अमल पर अपने ख़यालात पेश कीजिए। देखिए आपकी आवाज़ 22 के साथ कमर अमान की खुसूसी पेशकश। उर्दू हिंदुस्तान की जबान है और जबान का कोई मजहब नहीं होता। इस बात को मैं नहीं कह रहा, शाहिद रज़वी नहीं कह रहे, सलाउद्दीन अहसन नहीं कह रहे, फारूक साहब ने नहीं कहा, बल्कि अदालत उज़्मा ने अब इस पे मोहर सख्त कर दिया है और ये कह दिया है। और मैं उस जस्टिस धूलिया और जस्टिस चंद्रन, विनोद चंद्रन को सलाम करता हूं, जिन्होंने बड़ा इनकलाबी कदम उठाते हुए बगैर किसी के रोब में आए हुए ये फैसला दिया कि उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, यहीं पैदा हुई है और इसका कोई मजहब नहीं। और उसने तो इंतहा कर दी कि उन्होंने इकबाल अशर का वो बहुत मशहूर नज़्म और अशार कोट किया और ये बताया कि हिंदुस्तान यानी ये उर्दू का कोई मजहब नहीं और उर्दू का कोई खित्ता नहीं, ये सबकी जबान है। और अगर ऐसा नहीं होता या अगर इस तरह का वाक़या नहीं होता तो आप देखेंगे कि उर्दू के कई असनाफ हैं जो गैर मुस्लिमों के जरिए तरवीज व इशाअत पजीर हुए और जिन्होंने शुरू में, आप प्रेमचंद का नाम ले लीजिए, प्रेमचंद फिक्शन का यानी बाबा आदम कहा जाता है, फादर ऑफ उर्दू फिक्शन कहा जाता है, प्रेमचंद से आगाज होता है। आप यानी वो ले लीजिए, उर्दू का पहला जो अखबार निकलता है जहानुमा, उसका एडिटर और मालिक कोई मुस्लिम नहीं होता बल्कि हरीदत नाम का कोई गैर मुस्लिम होता है। तो उर्दू इतनी सेकुलर जबान है, लेकिन जाहिर है कि सियासत के अपने रवैये होते हैं, दावपेच होते हैं। और आप यही देखिएगा कि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक ये तमाम दावपेच चले जा रहे हैं शतरंज के मोहरे की तरह। लेकिन शाहिद साहब जब बात करना शुरू किए तो मैं वहां से कंफ्यूज होना शुरू हो गया और हजरात जब बात करने लगे तो मेरा कंफ्यूजन एकदम सैचुरेट कर। शाहिद साहब उर्दू बोल रहे थे या पर्शियन अरबी को मिला के बोल रहे थे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। और कुछ उर्दू के भी लोग ये कह रहे थे कि उर्दू और हिंदी एक साथ पली बढ़ी है। ये उर्दू और हिंदी का तो बंटवारा ही गलत है, ये जबान दो हल है ही नहीं। खड़ी बोली से एक थी जिसका बानी अमीर खुसरू को कहा जाता है और वो है अमीर खुसरू की जो भी राइटिंग्स हैं वो कहते हैं ना, एक थाल मोतियों से भरा, सर के ऊपर ओंधा धरा, थाल वो चारों ओर फिरे, मोती उससे एक लगी रहे। या अमीर खुसरू की वो देख लीजिए आप, छाप तिलक, हरी हरी चोरी चूरियां, गोरी गोरी कलाइयां। या अमीर खुसरे का जहाल मिस्की, समझ लीजिए मकुन तकाफुल जा, वो कहते हैं कि राम ही जाने अब कब आएगी मेरे घर में खुशी। या हो सकता है कि वो उर्दू, मैं ये भी बता दूं कि उर्दू से मेरा बहुत राब्ता नहीं रहा, मैं मैट्रिक तक उर्दू पढ़ा था और उस जमाने में जोड़ दिया गया। उस जमाने में एक हम लोगों को उर्दू लिटरेचर पढ़ाया जाता था, लैंग्वेज पढ़ाया नहीं जाता था। और एक किताब थी 5 सहीफा और उसमें एक कहानी हुआ करती थी मियाँ खुजी। तो मैं शायद कोई भी दिन ऐसा रहा होगा जिस दिन मैं वो कहानी नहीं पढ़ता होगा और पढ़ के मैं अपने में लोटपोट हो जाता था हंसते हंसते। तो उर्दू हिंदुस्तानी या खड़ी बोली एक बोली थी, उसी से एक जबान निकली है, वो जबान का नाम है हिंदुस्तानी जबान। और वो हिंदुस्तानी जबान जब सियासत का शिकार हो गई तो स्क्रिप्ट तय कर दिया गया कि देवनागरी हिंदी हो जाएगी और अरबो पर्शियन स्क्रिप्ट उर्दू हो जाएगी। और फिर हम लोग उस झगड़े के शिकार हो गए। तो वो जबान, ये हम कहना ही गलत है कि उर्दू और हिंदी अलग अलग जबान है, एक जबान है, सिर्फ स्क्रिप्ट अलग है। सियासत का शिकार होकर दो हो गई है। दूसरी बात, और इस जबान की मां कौन है? संस्कृत है। मैंने कई सोशोलॉजिस्ट, योगेंद्र सिंह एक बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट हुआ करते थे JNU में,
اور سوشولوجی کے ان کو آئکن کہا جاتا ہے. اور میں جب سول سروسز کی تیاری کرتا تھا تو ان کی بھی ایک کتاب پڑھتا تھا, تو انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اردو پرشین سے پیدا ہوئی ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا. یوگیندر سنگھ جیسے بڑے سوشالوجسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو پرشین سے پیدا ہوئی ہے. اور ایسا کیوں کہتے ہیں؟ شاہد صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے. جب آپ اردو بولتے ہیں تو اس میں 80% 90% پرشین اور عربی گھسا دیتے ہیں آپ, تو پھر وہ ہندوستانی رہ کہا جاتی ہے. اردو کو اردو رہنے دیجئے, اس کو عربین اور پرشین, عربک اور پرشین مت بنا دیجئے. اور جب آپ اس کو عربین اور عربک اور پرشین بنا دیتے ہیں تو ان کو تو اور موقع ملتا ہے, جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں خنجر لے کر. کہ لیجسلیٹو ہوتا ہے, ایگزیکٹو ہوتا ہے اور عدلیہ, اور یہ تینوں جو شاخیں ہیں اس کو آپ نظر انداز کر کے نہیں چل سکتے. بہت ساری باتیں ہیں. تو اردو, ہم تو یہ خوش ہو رہے ہیں کہ کسی فاروق اور صلاح الدین اور شاہد نے نہیں یعنی یہ فیصلہ دیا. فیصلہ کس نے دیا؟ اردو ایک سیکولر زبان ہے, اور کس نے فیصلہ دیا؟ سدھانشو دھولیا نے دیا اور چندرن نے دیا. تو ہمارے لیے خوشی کا موقع یہ ہے کہ یہاں پہ فیاض اور کاظم نے نہیں دیا. اردو اپنے آپ میں سیکولر ہے کہ ایک مجبور کر دیا دوسری زبان کے لوگوں کو, ونود چندرن کو اور سدھانشو دھولیا کو, کہ وہ اس طرح کا انقلابی فیصلہ صادر کرنے پہ مجبور ہو گئے یا کیا, جو آج تاریخ کے حوالے سے ہے. اور میں تو یہ جانتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایک شیڈول میں اردو 22 زبانیں ہیں, اس میں اردو بھی ہے, اور آئین مجھے اختیار دیتی ہے کہ اردو ایک ہندوستانی زبان ہے. جو نہیں جانتے وہ تمام باتیں کرتے ہیں, ہے نا, اور جو نہیں جانتے ہیں وہ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ دتاتری کیفی کون تھا, اردو کا آدمی تھا. وہ جب یہ کہتا ہے کہ اردو کا, یعنی جب اردو کے ان کے بارے میں کہا کہ اردو کا آپ وشلیشن کیجئے, تو انہوں نے کہا ار اور دو. ار کا مطلب سنسکرت میں ہردے, دل, اور دو کا مطلب دو دلوں کا ملن. دو دلوں کا ملن اس لیے کہا کہ اردو جو ہے, ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اردو دو بھاشا ہے, بلکہ دو بہنیں کہتے ہیں. ہم نے دو بھاشا کبھی نہیں کہا. ہو سکتا ہے کہ مشفق صاحب نے اس کو کنسیو کر لیا ہو, تو ہم نے دو بھاشا کبھی نہیں کہا. جو جانتے ہیں, لسانیات سے واقف ہیں اور یعنی لنگوسٹ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ وہ دونوں زبان ایک ہے نا, لیکن دونوں کے مجاز الگ ہیں اور دونوں کے جو لباس الگ ہیں, اور اس کی اصلی بھی الگ ہے. اگر اصل بھی بہت حد تک نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے کوئی پرشین کہہ رہا ہے, تو پرشین کا قدیم پرشین جو دری ہے اور سنسکرت, اس میں بہت ساری مماثلتیں ہیں. آپ دیکھیے جو لفظوں کے وہ مادر کہتے ہیں, یہ فارسی میں مادر کہتے ہیں, وہ پدر کہتے ہیں, ہم پدر کہتے ہیں فارسی میں. تو بہت مماثلتیں ہیں لسانیات میں. اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے. ہم بحث ہمارے پاس یہ ہے کہ اردو آئین نے جو اختیار دیا ہے, اردو کا جو اختیار غاصب لوگ جو غصب کرنا چاہتے تھے ان کے منہ پہ ضربکاری ہوئی ہے. میں 2 اخبار لیتا ہوں, ایک ہندی کا, ایک اردو کا. اردو میں انقلاب ہے, ہندی میں ہندوستان میں ایڈیٹوریل ہے, ہم سب کی اردو. کب ہے یہ کل کے ہندوستان پورا ایڈیٹوریل میں ہے. پڑھ کے سنا دیجیے سر. ہندو میں بھی ایک بڑھیا نیوز بنایا. نیوز بنانا ایڈیٹوریل بنانا سب میں نیوز بنانا اچھا ہے, ایڈیٹوریل اور بڑی بات. ایڈیٹوریل تو ایڈیٹر لکھتا ہے نا, وہی پریس ایڈیٹوریل آئے گا ہندو میں کا, وہ جب بھی آئے. لیکن ہم نے وہی پوچھا ان سے کہ آپ کے اخبار میں, یہ دیکھیے دونوں اخبار میرے پاس ہے, اس میں تو فیصلے ہیں, اس میں ایڈیٹوریل ہے. فیصلہ بھی ہے کارنر میں ہندوستان میں. تو میں نے فیصلہ دیکھا, میں فیصلہ دیکھنے میں ایڈیٹوریل دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ دیکھیے یہ جذبہ ہے. میں ایک واقعے کا بات کروں. میں ابھی 2 مہینہ پہلے, 1.5 مہینہ پہلے پرنسپل کا انٹرویو لینے جا رہا تھا پٹنہ, شام والی گاڑی سے جا رہا تھا. تو عموماً اسٹیشن کے بعد دیکھتا ہوں کیمرہ ریڈی رہتا ہے, تو بورڈ کا فوٹو کھینچتے ہیں. میں نے جمال پور اسٹیشن کا کھینچا, اس کے بورڈ میں 4 لینگویج لکھا ہوا ہے, جمال پور جنکشن, جمال پور جنکشن, جمال پور جنکشن. اردو میں ہے, ہندی میں ہے, انگلش میں ہے, بنگلہ میں. بورڈ کا سائز وہی ہے جو کنکریٹ کے جو بورڈ سب اسٹیشن بنے ہیں, وہاں 4 میں لکھا ہے, کہیں 3 میں بھی لکھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ بتائیں کیا ہے اس میں؟ ایک نیا چال کیا چلا
कि पहले गोल हुआ करता था। 2-4-10 लोग ऐसा नहीं कि आप कम समझिए, अगर ये 10 लोग भी मजबूती से अगर लग जाएंगे तो ये बहुत आगे जा सकता है, लेकिन इरादा मुकम्मल होना चाहिए कि हम इस काम को उठाएंगे। जैसे अभी मुशफिक साहब ने कहा कि आप वहाँ दीजिए अपने एप्लीकेशन को और उसके बाद मुझे एक कॉपी दीजिए, मैं सिंडिकेट से उसको करवाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि ये प्रयास फारूक साहब भी वाइस चांसलर थे और हम इनके साथ वाइस चांसलर के डेरे पर जाकर के कहा, लेकिन उस वक्त कह देते हैं हाँ देख लेंगे ये करें, लेकिन कोई हम लोग उतना पीछे नहीं लगे। मतलब एक बार कह दिया रंगिया करके सुस्त हो गए, तो अगर उसको एक मुहिम बना करके अगर हम चलते तो शायद उर्दू जबान में लिखने के लिए बहुत पहले हुआ जाता। मैं उस वक्त प्रिंसिपल के रूप में माइनॉरिटी कॉलेज में काम कर रहा था, तो मेरी भी जिम्मेदारी थी। हालांकि हम पटना जाकर के वकील से भी मिले कि इसको एक केस किया जाए, तो शायद वो केस भी है लेकिन बहुत लंबा पेंडिंग में है। हमारे दरमियान दानिश्वर हजरात मौजूद है। हम लोग एक मिशन के तहत, एक मकसद के तहत यहाँ जमा हुए हैं और मकसद एक ही है। यहाँ बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कर रहे हैं जहाँ सुधांशु धौलिया और के रविंद्र चंद्रन ने कि 2 बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके शायद हम मुंतजिर थे, या फिर हम ये कहें कि उर्दूदा तबका उस फैसले को सुनने के बाद बहुत खुशी में है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि हम दूसरों की दी हुई चीज़ों पर कब तक खुशी मनाते रहेंगे। हम वो खुशियाँ अपने लोगों के बीच से क्यों नहीं हासिल कर सकते। इसके लिए हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा, आना होगा। एक दूसरी चीज़ कि ये सिर्फ उर्दू की लड़ाई नहीं है, उर्दू की बात नहीं हो रही है, उर्दू तो एक बहाना है। ये शनाख्त की लड़ाई है और ये शनाख्त किस चीज़ की है, किसकी शनाख्त को मिटाने की बात हो रही है, किसकी शनाख्त पे हमला हो रहा है और क्यों हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, ये यहाँ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इसके बारे में तमाम लोग जान रहे हैं, चाहे आप वक्फ बोर्ड बिल को ले लें और 370 को ले लें, ये जितनी भी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जिससे कोई बहुत बड़ा मकसद उन पार्टियों का नहीं हल होने वाला है जो करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमारी तहजीब, हमारी शताफत, हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त पे एक तरह से धक्का मार रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी माशियात इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। अगर उर्दू को ही बाहर कर दिया जाए, मान लीजिए कि है कि अभी जो फैसला हुआ है कि नहीं उर्दू हमारी ज़बान है, और उनकी तरफ से जो कही हुई बात सामने आई कि मराठी और हिंदी के बाद जो है उर्दू हिंदुस्तान की अपनी ज़बान है और ये हमारी अपनी ज़बान है, तो हम किसी भी बोर्ड पे इसको लिख सकते हैं। दरअसल मामला यही है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो उर्दू की मुखालफत कर रहे हैं? उर्दू की मुखालफत के पीछे की वजूहात क्या है? जो वजूहात हैं उसको सामने रख करके हमें आगे बढ़ना होगा। हमें देखना पड़ेगा उन चैलेंजेस जो हमारे सामने, उसका मुकाबला करना होगा। और वो चैलेंजेस जो है वो खुलेआम हमें भी मालूम है और जो कर रहे हैं उन्हें भी मालूम है। और लेकिन उर्दू ज़बान इतनी शीरीनी ज़बान है, अगर वो सुनता भी है, चाहे फिल्म के माध्यम से हो या फिर मीडिया में जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है उर्दू ज़बान, उसके हवाले से हो, यहाँ पर उर्दू की शीरीनी या इसकी खूबसूरती वो उसको नज़र आई, तो उन्होंने देखा कि ये उर्दू का कोई एक इलाका नहीं है, सिर्फ कश्मीर की ज़बान नहीं है, बिहार की ज़बान नहीं है, उत्तर प्रदेश की ज़बान नहीं है, बल्कि ये साउथ में भी बोली जा रही है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी बोली जा रही है, बल्कि हिंदुस्तान भर में जितने भी मदारिस हैं उन सब में ज़रिया तालीम सिर्फ उर्दू ही उर्दू है। अदालत उस्मा ने उर्दू को किसी मज़हब से नहीं जोड़ा और साफ तौर पर कह दिया कि भाई उर्दू जो है हिंदुस्तान में ही पली बढ़ी ज़बान है और इस पे कोई रोक नहीं लगाना चाहिए और इस पे किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें एक गैर मुस्लिम उर्दूदा कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। बहुत सारे शायर जो मुस्लिम ना होते हुए भी आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से नारा दिया, जिस तरह से नज़में लिखी, गज़लें लिखी और आज़ादी को पाने के लिए जो हिंदुस्तानियों में जोश भरा,
वो काबिल कद्र है, ये तमाम लोग जानते ही थे। लेकिन आज मौजूदा दौर में कुछ सियासतदान, कुछ फिरका परस्त लोग इसको बांटने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों पर थोपने की कोशिश जो थी उसको अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है उर्दू के लिए, क्योंकि ये सेकुलर जुबान है, किसी एक मजहब की जुबान नहीं है। ये तमाम लोग जो इस तरह की हरकत कर रहे थे उनको एक तमाचा पड़ा है। 32 साल तक हिंदुस्तान की कौमी जुबान रही। जब से अंग्रेज आया, उसके अंग्रेज आने के बाद यहाँ उर्दू को कोर्ट कचहरी तक में भी उनको जगह दिया गया। साथ साथ ये जो है तो हिंदुस्तान की सरकारी जुबान बनी। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये 1921 में आरएसएस का बुनियाद पड़ता है तो ये आरएसएस वाले ने उर्दू को उड़ाने की यक किया और साथ साथ 1932 में उर्दू को सरकारी जुबान से हटा दिया गया। अब इसके बाद ये अब लोगों ने उर्दू पर ज़्यादा जोर देने लगे। लेकिन अगर इसके पहले जो उर्दू के फादर हैं अमीर खुसरू कहते हैं, जो काम हम ना कर सके गैरों ने करके दिखा दिया, मेरा हक जो था वो वाजिब हमको दिला दिया। बहुत आज हमें फक्र हो रहा है इस समाज पर कि हम वैसे सुरखरू नौजवान रहे हैं जो अपनी आज़ादी में भी अहम भूमिका निभाई और आज के दौर में भी समाज को जोड़ने के लिए हम आगे आ रहे हैं उर्दू के माध्यम से। कहीं भी आप उर्दू में नहीं देखेंगे कि बांटने की बात हो रही हो, लेकिन अन्य जगहों पर अन्य लोगों के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि बांटा जाए। मैं ये कहना चाहूँगा, उर्दू मेरी मादरे जुबान है, इसी में हम अपनी दिलों का व्याख्यान और आदान प्रदान करते हैं, भावनाओं का, दिल की भावनाओं का। क्योंकि कहा भी गया है कि भाषा एक माध्यम है, किसका? तो अभिव्यक्ति का, आदान प्रदान का, अपने विचारों का। आज यहाँ बैठे हैं तो अपने बातों के आदान प्रदान कर रहे हैं, विचारों का। अगर नहीं बैठे होते और हमारे पास भाषा नहीं होती तो हम आदान प्रदान नहीं कर पाते। मेरे कहने का मतलब है कि आखिर ज़कात, खैरात और खैरात पर कब तक हम लोग जिंदा रहेंगे? हमने आईना नहीं देखा, मैं किसी को आईना दिखा नहीं रहा हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि आईना देखूँ। अभी ईद के मौके पर तातारपुर में जब मैं बाज़ार में था, पूरी गमागमी थी और खुशनुमा नज़ारे थे। अब मैं एक दुकान बताऊँ जो हाजी साहब की दुकान है, वो काफ़ी उसमें उनका हमेशा तारीफ भी करते थे। उर्दू में पम्फलेट भी बांटते हैं, उर्दू में कुछ किताबें भी नमाज पर लिखते हैं। उनके पूरे बोर्ड से तातारपुर में जिस तरह से गायब हुआ था, बिल्कुल उर्दू गायब थी। अब आप सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे या हाई कोर्ट दे या कोई और चले आए कोई, लेकिन पूरे तातारपुर से गायब। जब उनसे हमने कहा भी कि भाई आपके पास, तो उन्होंने कहा कि पुराने वाले बोर्ड में। अब पूरे मंजर को देखकर जहाँ दिल बाग बाग हो रहा था खुलता, और ये जब उर्दू पर नजर पड़ी तो एकदम माने दिल बुझा गया। अभी हम लोगों को जो उर्दू मुलाजिम हैं या उर्दू के प्रोफेसर हैं या उर्दू के टीचर हैं, राह चलते लोग जो उर्दू के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो तंज करते हैं। लेकिन बतावे कासिम साहब यहाँ मौजूद हैं, कितने गार्जियन उनके पास आके आराम से बैठते हैं कि मेरे बच्चे जो उर्दू में नहीं सीख पा रहे हैं, भाई मदद कीजिए। कितने लोग इनके पास आते हैं कि मेरा उर्दू का क्या मुस्तकबल होगा, कैसे मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा। अरे दूसरी की फिक्र नहीं कीजिए, अपने तो कीजिए। मैं चाहता हूँ, जो अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही, अभी एक छोटा इदारा है बसूटा, बिहार स्टूडेंट टीचर्स, अपने बलबूते पर काफ़ी कोशिश कर रही है। हम लोग भागलपुर में उर्दू राब्ता कमेटी से कर रहे हैं, उर्दू काउंसिल काम कर रही है, इधर उर्दू एक्शन भी कमेटी भी काम कर रही है। लेकिन अगर हम लोग सब मिलजुल कर करें प्लानिंग के साथ कि ठीक है तुम एक सरकार की मुखालफत करो, हम जरा तारीफ करें, घर में एक साथ बैठ के कुछ करें। हम लोग और ख़ास के भागलपुर में जो एक रविश चली हुई है कि सिर्फ एक दूसरे पर एतराज़, हमारे सहाफ़ी लोग जितनी खिदमत कर रहे हैं उर्दू की, उतनी और कोई नहीं खिदमत करता।